हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों ये है 11th क्लास की वीडियो, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। ओके बच्चों, मेरी पिछली वीडियो को आप लोगों ने देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा बच्चों। आप में काफ़ी अच्छे व्यूज़ मेरे को आने लग गए हैं बच्चों। तो बच्चों आप भी जो है मेरे साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना बच्चों। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और ये श्योर करता हूँ कि इसमें से काफ़ी सारा पोर्शन आपको एग्जाम में आएगा और आपको केमिस्ट्री पढ़ना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा ये वीडियोज़ देखने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, ये जो है चैप्टर 3 जो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको रीसेंट जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए करके जाने हैं वो बताने के लिए बना रहा हूं बच्चों। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ना कभी भी किसी चैप्टर को अगर आप करो और उसको आप क्या करो, टॉपिक्स में क्लासिफाई करके टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस करो तो आपको चैप्टर वो बहुत आसान लगेगा। ऐसा ही मैं कर रहा हूं। इधर देखो आप मेरे साथ, चैप्टर 3 के टॉपिक्स और चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने टेबुलर फॉर्म में आपके लिए लिखे हैं। ओके, तो देखो बच्चों क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड जनरल क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि एक एलिमेंट की पोजीशन बताओ, या किसी की कॉन्फ़िगरेशन दे रखी होगी और उसकी पोजीशन बतानी होगी, या इन जनरल ग्रुप्स पीरियड्स के ऊपर क्वेश्चंस, यानी कि जैसे 5th पीरियड के अंदर जो है वो जो आप कह सकते हो बच्चों के 32 एलिमेंट्स ही के होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो अगर हम करने हैं तो उसके लिए बच्चों क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चंस हैं सॉल्व एग्जाम्पल 3.1, 3.2, 3.3, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.4, 3.5, 3.6 प्लस क्वेश्चन नंबर 28, 30, 29 और 27। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि पूरा पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो उनके ऊपर भी क्वेश्चंस इसी कैटेगरी में मैंने डाल दिए हैं। बच्चों ये चैप्टर इतना आसान है तो इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ के जाने का आपको मतलब नहीं बनता। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, लेकिन वो क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ दिए हैं जो डिलीटेड हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चों, अब इसमें अगला टॉपिक आता है एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस के साथ मैंने क्लब कर दिया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज होती है लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 बैक एक्सरसाइज का बहुत आसान है। इवन के एक क्लास 10th का बच्चा भी इसको कर सकता है। और सॉल्व एग्जाम्पल 3.5 इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, वही क्वांटम नंबर का रिलेशन पीरियोडिक टेबल के साथ। उसके बाद आता है बच्चों टॉपिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये रिएक्टिविटी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि क्योंकि अगर कोई एटम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज नहीं करेगा। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 बच्चों, इसके ऊपर ना आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आपको एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर खास ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स कि एक्सेप्शनल केसेस कौन कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जो है वो एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर ही है। इवन देन क्वेश्चन नंबर 19 भी जो है वो एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर ही है। इसी टॉपिक में पेनिट्रेशन इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और स्टेबिलिटी वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगेन मैंने क्लब किया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कितनी हीट रिलीज होगी। मैं जानता हूं बच्चों हमेशा रिलीज नहीं होती, नोबल गैस की पॉजिटिव भी होती है, तो लेकिन जनरली हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा टॉपिक है जो चैप्टर 4 में भी है, एक एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 है जिसमें ये दोनों टॉपिक्स हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। ये एक हॉट्स क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स के हम जो है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू से ये पता लगाते हैं कि ये एलिमेंट कैसा है। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है टॉपिक लास्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी फार्मूला मेकिंग। उसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप किसी को देख रहा हो कि लग रहा हो चार्ट देख के तो बहुत सारे आपने सारे क्वेश्चन डाल दिए, तो इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, चैप्टर आसान है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का ये होता है कि अगर वो पेपर में मान लो नहीं आया तो फिर तो इसलिए थोड़े ज्यादा इस चैप्टर के लिए मैंने लिए हैं। फिर भी मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 31, 16, 17, 19 और बच्चों उसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 और 13 ये मेरे फेवरेट्स हैं। प्लस सॉल्व एग्जाम्पल तो बच्चों कभी छोड़ने ही नहीं चाहिए। ओके, तो बच्चों देखो इस पूरे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व एग्जाम्पल सारे के सारे। स्पेशली बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि सॉल्व एग्जाम्पल 3.9 मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है, ये मेरे एक्सपीरियंस से आपको पता लगेगा। बाकी बच्चों देखो इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, लाइक डायगोनल रिलेशनशिप
और उसके बाद है बच्चों एनामलस बिहेवियर, वो भी आप टॉपिक में जरूर करके जाना। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 3 के। अभी आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4 एज वेल। यस बच्चों अब हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों किसी भी बच्चे से पूछ के देखता हूं तो बच्चों सबसे मुश्किल चैप्टर तुम्हें कौन सा लगता है, तो कहता है चैप्टर 4 लगता है। और जो चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल तो है क्योंकि इसमें काफी सारी नई चीजें जो आपने कभी भी नहीं पढ़ी सुनी, इसलिए आपको मुश्किल लगता है। पहले 3 चैप्टर्स तो बच्चों फिर भी थोड़े बहुत पुराने पढ़े हुए 9th 10th में, लेकिन चैप्टर नंबर 4 बिल्कुल आपके लिए नया है। बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSEPR थ्योरी। बच्चों बड़े बड़े टॉपिक्स तो हैं, तो कोई बात नहीं बच्चों। देखो केमिस्ट्री है, साइंस लिए तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चों जितने ये क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं, प्रॉमिस है आपको अगर इसमें से क्वेश्चन ना आए तो जितने मर्जी की शर्त लगा लीजिए मुझसे, इतना बोल सकता हूं आपको। देखिए बच्चों अभी क्या है कि ना सबसे मैं क्या करता हूं बच्चों, हमेशा ना इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे ऊपर लिखता हूं। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर निकालना होता है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर, और इसमें होता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को करना होता है काउंट। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 36 तो मस्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 मस्ट है। और इसमें O2 इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के उसको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बच्चों ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बता के आपको छोड़ देता हूं, साथ साथ ऐसी सी एक टिप्स बता देता हूं जो कि आपको याद रहेंगी बच्चों और आपको बहुत ज्यादा इसमें हेल्प मिलेगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12th में भी है। जब तक आप साइंस में चलेंगे तब तक केमिस्ट्री लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को सुनते रहेंगे। और इसके ऊपर स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है PCl 5 की हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाला 38। उसके अलावा बच्चों जितने भी ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सारे एक से बढ़कर एक हैं। और याद रखना कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो sp3, जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो sp2, और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो sp। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको श्योरिटी से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके देखो क्या होता है बच्चों, नॉलेज गेन करना एक अलग बात होती है, एग्जाम में नंबर लाना एक अलग बात होती है, उसके लिए चाहिए होती है स्ट्रैटेजीज। तो इस तरह के टेबल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। और आपको ये पता है केमिस्ट्री के लिए NCERT ही बाइबल है। तो अब मैं कहूंगा आपको कि आप NCERT पे ही स्टिक रहें। NCERT की बैक एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप उन्हें कर लोगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप उनके जैसे और भी कर पाओगे। नेक्स्ट बच्चों टॉपिक आता है VSEPR थ्योरी, जिसमें हम शेप्स निकालते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट 8th है, 21st है, 7th डायरेक्ट है। इसके लिए ना आपको टेबल याद होना चाहिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वाला, वो मैंने आपको कई बारी समझाया भी हुआ है अपनी वीडियोज में। उसके बाद है बच्चों डाइपोल मूवमेंट का टॉपिक। डाइपोल मूवमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 38 इस चैप्टर के हाईएस्ट आने वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टॉपिक आता है रेजोनेंस का। रेजोनेंस में क्वेश्चन नंबर 11, 13 और सॉल्व एग्जांपल 4.3, 4.4 आते हैं। स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब कभी भी आपसे ये बोलें कि दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है, दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है, तो समझ जाना कि इसका आंसर ड्यू टू रेजोनेंस ही होगा। ओके, तो हमने स्टूडेंट्स जो ये वाली वीडियो थी, पिछली वीडियो में आपको चैप्टर 1 और 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, अब आपको बता दी चैप्टर नंबर 3 और 4 के क्वेश्चन। ऐसे ही बच्चों 2-2 चैप्टर की वीडियोस बनाता रहूंगा ताकि वीडियो इतना लंबा भी ना हो और आपके लिए प्रिपेयर करना भी 2-2 चैप्टर को आसान होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों फिर भी इसमें एक टॉपिक जो है वो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, वो है फजान्स रूल का। फजान्स रूल सबसे लीस्ट आता है स्टूडेंट्स अगर एज फार एज दी बोर्ड जैसे 11th पेपर इज कंसर्न, ये एंट्रेंस वगैरह में ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी अगर आपको करना हो तो NCERT का एक क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। तो दिस इज द होल टॉपिक बच्चों। बाकी मैं आपको बोलूंगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक आउटडेटेड टॉपिक है, पुराना टॉपिक है। बाकी इसमें लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल को आप एक बार देख सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले करना होता है, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगेन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड शेयर my videos. Thank you.